Hello everyone, how are you nowadays? I hope you are good. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम. That is very important for today's lecture because today we are going to discuss the short circuit of synchronous generator terminal. हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? 3 फेज शॉर्ट सर्किट एनालिसिस ऑन पावर सिस्टम. ठीक है, लास्ट में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम शॉर्ट करते हैं, 3 फेज शॉर्ट सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कैसा करंट होता है, हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ सीरीज आरएल सर्किट एंड कांस्टेंट एसी सोर्स. अब हम देखेंगे कि अगर उसी ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटर टर्मिनल पे है ना, वहाँ पे अगर 3 फेज शॉर्ट आता है, 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट आता है, तो किस तरह का बिहेवियर होगा करंट इनसाइड द आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब सिंक्रोनस जनरेटर का आपको आइडिया होना चाहिए कि सिंक्रोनस जनरेटर का क्या प्रॉपर्टी है, कैसे उसको एनालाइज करते हैं. तो वो आप आई होप कि सिंक्रोनस मशीन में पढ़ लिए होंगे. उसके बाद हम आगे अब उसको डिस्कस करते हैं. तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं. Certain assumptions we are taking here. The first one is armature resistance RA may be neglected because RA very small है ना. ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है. हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत ही, आर्मेचर रेजिस्टेंस को स्मॉल डिज़ाइन के टाइम पे ही चूज करते हैं. सेकेंड वन इज जनरेटर इज एट नो लोड है ना. जनरेटर हमारा नो लोड पे है और तब हम वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं उसके टर्मिनल को. शॉर्ट सर्किट कैसा होना चाहिए? ऑल 3 फेजेस ऑफ जनरेटर इज शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड है ना. दोनों सेम ही होता है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट या 3 फेज टू ग्राउंड शॉर्टिंग, ये दोनों का एनालिसिस बिल्कुल सेम ही होता है. ठीक है, तो ये 3 अजम्पशंस हमने यहाँ पे कंसीडर किया है. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा है तो कैसे एनालाइज करेंगे हम. ठीक है, अब हम एक जनरेटर बनाते हैं यहाँ पे है ना. थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे. ये सपोज आपका स्टेटर है. ये स्टेटर है, राइट. यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर को ही डिस्कस करेंगे है ना, जिसमें जो पोल्स होते हैं वो सैलिएंट टाइप के होते हैं. एंड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक ओनली 2 पोल रोटर, राइट. तो ये हो गया आपका स्टेटर. अब इस स्टेटर पे आपका वाइंडिंग है, फेज ए डैश
है ना, ये है ए, दिस इज योर ए डैश। आफ्टर 120 डिग्री, है ना, दिस इज योर बी, एंड यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ठीक है। एंड देन इसके 120 डिग्री के बाद सी, एंड देन सी डैश। ये सपोज आपका स्टेटर है, स्टेटर पे इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है ना। आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल्स इन दिस सिंक्रोनस जनरेटर। हम बस एक ओवरव्यू यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना दे रहे हैं ना। इसके बाद अब हम रोटर बनाएंगे। यहाँ पे रोटर बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटर। अब आप पढ़े होंगे कि आपका जो रोटर होता है उस पर डीसी सप्लाई दिया जाता है थ्रू वाइंडिंग, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में हमने सप्लाई दे रखा है सपोज, तो इसमें करंट फ्लो होगा आई एफ, ठीक है। एक चीज़ और आप पढ़े होंगे, जो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर होता है या मोटर होता है, उसमें रोटर में हम लोग डैम्पर बार्स भी देते हैं उसमें, है ना, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। in case of motor for a starting purpose, and in case of synchronous generator to reduce the hunting, means to damp out the hunting very fast, है ना, means for transient purpose, transient stability purpose। तो यहाँ पे हम, ये डैम्पर है आपका, ये डैम्पर्स है, और सारे डैम्पर्स को शॉर्ट करके हम लोग रखते हैं इस तरह से, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी डैम्पर बार्स होते हैं, है ना, थिक बार है, उसको इंसर्ट किया जाता है इस रोटर के आउटर पेरीफेरी पे, और सबको इन रिंग से शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये है आपका डैम्पर्स। तो ई से हम लोग लिखेंगे, ये है
डैम्पर बार्स, है ना, ये है। अब यहाँ पर आपका जो ये जनरेटर का जो 3 टर्मिनल है 3 फेज, वो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये तीनों फेज बाहर निकाल लिया है हमने। अब बताइए आप, जैसा हमने अजम्पशंस लिया है कि जनरेटर इज एट नो लोड, है ना, स्टार्टिंग में ये नो लोड पे था, तब इस पे हमने 3 फेज शॉर्ट सर्किट किया है। तो नो लोड का मतलब क्या होता है, IA आर्मेचर करंट विल बी 0 इन ऑल द 3 फेजेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम शॉर्ट सर्किट ऑफ जनरेटर टर्मिनल टेक्स प्लेस एट t इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे जनरेटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, फॉर एनालिसिस पर्पस हम सपोज करें एक स्विच से ही उसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो स्विच हम t इक्वल टू 0 पे ऑन किए जिससे कि वो शॉर्ट हो गया है। फॉर t लेस देन 0, ये कैसा कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट होने से पहले का कंडीशन। इस समय क्या हो रहा था, इस समय सिंक्रोनस जनरेटर वाज एट नो लोड, है ना, इट मीन्स IA 0 था उस समय, है ना। ये आप कह सकते हैं कि इनिशियली IA 0 था, बट फील्ड करंट इज अप्लाइड, है ना, फील्ड करंट हम लोग दिए हुए ही हैं। तो इसका मतलब IF इज नॉट इक्वल टू 0, IF 0 नहीं है हमारा। अब देखिए, जब IF 0 नहीं है, और एक चीज़ और, इन डैम्पर बार्स ID वो भी 0 है, क्योंकि उसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब रोटर का स्पीड और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसमें मिसमैचिंग होगा, उस समय उसमें इंड्यूस्ड होगा करंट। ठीक है, इन जनरल। तो अभी उस तरह का कोई सिचुएशन नहीं आया है t लेस देन 0 पे, तो ID भी 0 है, डैम्पर बार में जो करंट है वो भी 0 है। तो दो करंट 0 है, IA एंड ID, एक करंट नॉन जीरो है, दिस इज योर फील्ड करंट। तो फील्ड करंट कौन सा है, ये है फील्ड करंट, है ना। तो जब करंट 0 नहीं है तो इट मीन्स वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा आपके रोटर और स्टेटर कोर में। चलिए, तो हम फ्लक्स अब बना देते हैं, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं, सपोज रेड कर देते हैं। ठीक है, इसमें फ्लक्स जनरेट हो गया। सपोज ये है आपका फ्लक्स, इस तरह से, है ना, और ये ऑब्वियसली इसमें भी होगा ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से बना लें, ये हो गया।
सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, ये हो गया आपका। तो हम अगर नॉर्थ ऊपर रखते हैं सपोज, तो ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, और इधर से इस तरह से, इसमें भी ये डिपेंड कैसे करेगा, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रैपिंग स्टाइल ऑफ फील्ड वाइंडिंग, है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में आप नॉर्थ, किस डायरेक्शन में साउथ बनाना चाहते हैं आप पोल्स को। तो सपोज ये इस डायरेक्शन में आपका फील्ड फ्लक्स जनरेट हो गया है, तो अभी तत्काल यही सिर्फ फ्लक्स इसमें रहेगा t<0 पे, ठीक है। अब तो यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज phi a will be 0, phi, ये तो जनरली वैसे जनरेट होता नहीं है ना, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे phi f इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी ये दो चीज़ें हमारे पास है ना। एट t इक्वल टू 0 शॉर्ट सर्किट अकर्ड, सपोज हो गया है t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट हो गया हमारे पास। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो गया तो क्या होगा, चलिए अब इसमें क्या चेंजेस होगा वो हम लोग इसी को कॉपी करके हम देखते हैं। ये है आपका, है ना। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हो गया, उसको ब्लैक से कर दें, ये हो गया, तीनों पेज शॉर्ट हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया, अब ये IA नॉट इक्वल टू 0 हो गया, है ना। फील्ड वाइंडिंग में करंट तो पहले से ही जा रहा था, उसमें तो फ्लक्स था ही। अब IA ये भी 0 नहीं रह गया, जस्ट आफ्टर शॉर्ट सर्किट IA इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी IA नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी अपना फ्लक्स जनरेट करेगा, है ना। तो ये हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो अब IA भी फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ समझना है आपको कि ये जो IA फ्लक्स जनरेट करेगा, ये जो करंट है फ्लक्स जब जनरेट करेगा तो वो कैसा फ्लक्स जनरेट करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करेगा, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, किस डायरेक्शन में जनरेट करेगा। तो ये आपका क्या है, फील्ड फ्लक्स है ना, जिसे हम phi f कह रहे हैं। चलिए अब किस डायरेक्शन में जनरेट होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो देखिए हेयर IF 0 नहीं है एंड IA इज नॉट इक्वल टू 0, सो phi f यहाँ पे डेवलप है और phi A will also developed, है ना, ये दोनों डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, हमने क्या कंसीडर किया था, एज पर assumption
आर ए इज नियरली इक्वल टू 0। जैसे ही आपने कह दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज 0 neglected, it means the winding becomes highly inductive, है ना, और you can say purely inductive for ideal case। ठीक है, तो जब हाईली इंडक्टिव हो गया, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर को, तो कह सकते हैं आप इट मीन्स circuit becomes highly inductive। ठीक है, और also in case of short circuit of salient pole synchronous generator, IQ is equal to 0, so IA जो आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, इन केस ऑफ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं, IA विल बी इक्वल टू ID। अब ये क्या है IQ? आप सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़े होंगे, IA को दो पार्ट में आपको डिवाइड किया जाता है, एक अलोंग डायरेक्ट एक्सिस करंट एंड अनदर वन इज अलोंग क्यू एक्सिस करंट। तो ये है अलोंग क्यू एक्सिस करंट जो कि 0 होगा, एंड ID ये है अलोंग डी एक्सिस करंट, है ना, जो नॉन जीरो होगा। तो टोटल जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा जो आर्मेचर में फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा? ID के बराबर होगा, डायरेक्ट एक्सिस करंट के बराबर, है ना। अब देखिए, हाईली इंडक्टिव सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है IA विच इज इक्वल टू ID। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय शॉर्ट सर्किट हुआ है उस समय टर्मिनल का वोल्टेज, जनरेटर टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा। एट शॉर्ट सर्किट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अगर हम VT कहें, दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो अगर फेजर से आपको दिखाना है तो अब क्या दिखाएंगे आप ऐसा दिखा सकते हैं कि ये हमारा EF है ना, और ये हमारा है ID विच इज इक्वल टू IA। और ये जो IA लिख रहे हैं हम, ये IA है, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है ना, ये शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है। नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं हो रही, शॉर्ट सर्किट कंडीशन की बात हो रही है। और ये जो EF है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? EF का मैग्नीट्यूड IA इंटू XL, जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो सिंक्रोनस जनरेटर का। अब यहाँ पे आपको सिंक्रोनस जनरेटर का थोड़ा आइडिया दिमाग में होना चाहिए। वैसे आप पढ़ चुके हैं, बस उसको रिवाइज करके थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए। और आइडिया ये है कि एज वी नो
जो फील्ड फ्लक्स होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू ई एफ, है ना, एंड लीडिंग, है ना। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये है फाई एफ इज लीडिंग ई एफ बाई 90 डिग्री। ये चीज़ आप पढ़े होंगे सिंक्रोनस जनरेटर के एनालिसिस के टाइम पे, कि जो भी फ्लक्स होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लीड पे होता है, या यूं कहें कि फ्लक्स से ईएमएफ 90 डिग्री लैग पे होता है ना। इस तरह के फेजर फॉर्म में होता है। तो अब अगर इसमें आपको दिखाना है कि कहाँ पे होगा आपका फाई एफ, तो ये है ई एफ, ये ई एफ हो गया, इससे 90 डिग्री लीडिंग, तो ये हो गया आपका फाई एफ। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कहीं पर रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है ना, इसीलिए इस फॉर्म में आ रहा है। आर्मेचर फ्लक्स कहाँ पे होगा? आर्मेचर फ्लक्स वहीं उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आर्मेचर करंट फ्लो होता है। कोई भी फ्लक्स करंट के फेज में फ्लो डेवलप होता है। तो अगर हम बात करें फाई ए की, तो फाई ए होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा फाई ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फेजर, ठीक है। और ये सारा फेजर्स है, सॉरी ये फेजर्स हैं सारे, है ना, ये सारे फेजर्स हैं। तो यहां से देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? डायरेक्शन कुछ पता चल रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स या आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन रोटर एंड स्टेटर कोर, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखिए क्लियर दिख रहा है, फाई एफ फील्ड फ्लक्स जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फाई ए आर्मेचर फ्लक्स फ्लो करेगा, राइट। तो यहां बना दीजिए आप। चलिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। चलिए ये नहीं है, बेसिकली ये है आपका, है ना। इसको हम कॉपी करते हैं, राइट। ये है शॉर्ट सर्किट होने के बाद। अब इसमें आपको दिखाना है कि कहाँ पे होगा आपका आर्मेचर फ्लक्स। तो देखा आपने कि आर्मेचर फ्लक्स जस्ट अपोजिट टू फील्ड फ्लक्स होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फेजर वी कैन से flux is direct demagnetized। कैसा केस है ये, जो आपको इस तरह का सिचुएशन आ रहा है वो कैसा केस है? डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन। डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन का केस है। डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जो फील्ड फ्लक्स होता है उसके जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आर्मेचर फ्लक्स फ्लो करता है ना, मतलब डायरेक्ट उसको अपोज करता है।
ये होता है डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइज करना, राइट। तो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजेशन का ये केस है। तो अब यहाँ पे जो फ्लो करेगा फ्लक्स वो इस तरह से करेगा। हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं फील्ड फ्लक्स को। ठीक है, ये है आपका, सॉरी ग्रीन कलर से हम आर्मेचर फ्लक्स को दिखा रहे हैं, फील्ड फ्लक्स को हमने रेड से दिखाया है, राइट। तो अब डायरेक्शन आप कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन जो होगा वो होगा जस्ट इसके अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन यही है। ये आपका है क्या? आर्मेचर फ्लक्स 5A, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स। तो यहां से आपको क्लियर पता चल गया कि आर्मेचर फ्लक्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और फील्ड फ्लक्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो यू कैन राइट armature flux will be in phase opposite to field flux, है ना, इन फेज अपोजिट टू फील्ड फ्लक्स। ये आपने यहां से देख लिया। अभी यहाँ पे क्या क्या है देखिए, IA नॉट इक्वल टू 0, IF नॉट इक्वल टू 0, ID इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिचुएशन है अभी के लिए, है ना। या आप चलिए इसको भी रहने दीजिए, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। इतना अभी आपने देख लिया कि इतना प्रोसेस हो रहा है। अब आप बिल्कुल याद कीजिए पिछला लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने? कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, है ना। अब देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट जैसे ही किया, आर्मेचर फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट हुआ, है ना। T=0 पे आपने शॉर्ट सर्किट किया है। एट T=0 शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, ठीक है। सो T=0 प्लस पे 5A, है ना, स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड सडनली, है ना। ये सडन यहाँ पे फ्लक्स डेवलप होना शुरू हो गया है T=0 प्लस पे। एज पर कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, एज पर कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम क्या बताया था हमने आपको कि किसी भी कॉइल में, किसी भी वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो सडनली चेंज नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ऐसा शॉर्ट सर्किट करके आपने क्या किया? सडनली फ्लक्स को चेंज करवाने का कोशिश किया है। आर्मेचर फ्लक्स वो सडनली इंटर करना चाहता है
डैम्पर बार, जो डैम्पर कॉयल है एक तरह से, बार्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया दोनों इंड रिंग से, तो वो भी एक कॉयल बन गया है। तो डैम्पर जो कॉयल है, बार्स है, वहाँ पे भी फ्लक्स को इंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं सडनली, एंड फील्ड वाइंडिंग में भी आप फ्लक्स को, फाई ए को, आर्मेचर फ्लक्स को इंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं सडनली, जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, राइट। सडन एंट्री ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, है ना, इन डैम्पर्स, डैम्पर बार एंड फील्ड वाइंडिंग इज नॉट पॉसिबल। यही तो हमने डिस्कस किया था फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम में, कि सडन चेंज इन फ्लक्स इन एनी कॉइल, इन एनी क्लोज्ड कॉइल is not possible. It means damper bars and field winding will oppose this sudden चेंज इन फ्लक्स, अपोज करेगा। और आपको बताया था कि अपोज करता कैसे है। इट विल अपोज बाय इंड्यूसिंग सम करंट इन दैट पर्टिकुलर कॉइल, है ना। सो डैम्पर बार्स एंड फील्ड वाइंडिंग will induce, ऐसे नहीं, in damper bars and field winding there is induced current to produce flux which opposes the sudden entry of flux। देखिए मैं बिल्कुल जो हो रहा है प्रोसेस वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, है ना। जो फाई ए आर्मेचर फ्लक्स सडन इंटर करने की कोशिश कर रहा है डैम्पर बार्स में एंड फील्ड वाइंडिंग में, उसको अपोज करने के लिए एक ये इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा आपके कोयल्स में, डैम्पर बार्स में एंड फील्ड वाइंडिंग कोयल्स में, और वो इंड्यूस करंट एक फ्लक्स जनरेट करेगा जो अपोज करेगा इस सडन एंट्री ऑफ फाई ए, जो हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम में, है ना। आप देख लीजिएगा अगर आपके ध्यान में नहीं हो तो। इट मीन्स हेंस, यहां पे क्या आपको दिख रहा है, हेंस आई डी, है ना, आई डी डैम्पर बार induced will not be equal to 0, एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा, एंड आई एफ इंड्यूस नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इसका वैल्यू है वहां पे, ये जनरेट हो चुका है। ये क्या है, induced current
इन डैम्पर बार्स, और ये है इंड्यूस्ड करंट इन फील्ड वाइंडिंग। राइट, इतना आपका इंड्यूस हो रखा है। तो अब बताइए, जैसे ही इंड्यूस हो गया करंट, क्या अब उस फाई ए को एंट्री करने देगा डैम्पर बार्स अपने में या फील्ड वाइंडिंग अपने में? नो, दे वॉन्ट अलाउ द एंट्री ऑफ फाई ए इनसाइड दैट वाइंडिंग, है ना। We conclude आप लिख सकते हैं डैम्पर बार्स एंड फील्ड वाइंडिंग will not allow to enter armature flux phi A inside them, है ना। वो दोनों जो डैम्पर बार्स एंड फील्ड वाइंडिंग है, वो अपने में आर्मेचर फ्लक्स को इंटर होने देगा ही नहीं। तो जब इंटर नहीं होने देगा तो कैसा सिचुएशन बनेगा? हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। एट t इक्वल टू 0 प्लस पे, है ना, जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। देखिए डैम्पर बार्स कहाँ पे है? ये है आपका डैम्पर बार्स, यहाँ और यहाँ। ध्यान से देखिएगा, ये डैम्पर बार्स हैं। फील्ड वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये दोनों अपने में फाई ए को इंटर करने नहीं देगा, ठीक। फाई ए यहाँ ग्रीन से मैंने दिखाया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रीन से ऐसे दिखाया था हमने, ये बिल्कुल अलाउ करेगा ही नहीं, है ना, ये अलाउ नहीं करेगा। तो आखिर फ्लक्स तो उसको कोर है, उसमें फ्लक्स जो है वो डेवलप होना ही है। फ्लक्स का पाथ तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आधे में फ्लक्स रहेगा आधे में नहीं रहेगा, फ्लक्स तो रहेगा। एक कंप्लीट क्लोज नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल उसको रहना है। तो इसका मतलब है एक चीज़ और, कुछ ज़्यादा डिलीट हो गया। हमें सिर्फ ग्रीन डिलीट करना है, राइट, है ना, ग्रीन को ही डिलीट करना है। ये है रेड फ्लक्स, रेड जो मैंने दिखाया है वो फील्ड फ्लक्स है। ग्रीन, अब देखिए ग्रीन फ्लो कैसे करेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे, ठीक, लेकिन ये डैम्पर में इंटर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये इस एयर पाथ से होते हुए और ऐसे चलेगा, एयर पाथ से ऐसे होते हुए और कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। यहाँ भी डैम्पर मिल रहा है इधर, तो यहाँ भी नहीं जाएगा ऐसे, तो ये इस तरह से, समझ गए? ध्यान से देखिएगा ना। तो ये ग्रीन वाला ये जो फ्लक्स है, ये ना तो डैम्पर में इंटर कर रहा है और ना ही फील्ड फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग में इंटर कर रहा है।
है ना, इसको और दूसरा कोई पाथ नहीं है, ठीक। ये इस कोर फ्लक्स जनरेटिव फ्लो कैसे करता है, एयर गैप को वो कम से कम इन्वॉल्व करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि हम कोर में ही इंटर करें, कोर में ही अपना पाथ रखें, क्योंकि कोर का जो यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोर है उसका रिलक्टेंस बहुत ही कम होता है, परमिएबिलिटी बहुत ही हाई होता है ना। तो फ्लक्स ऑलवेज ट्राई टू फॉलो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ और मैक्सिमम परमिएबल पाथ, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से इधर भी वैसे ही फ्लो करेगा, बिल्कुल भी इंटर नहीं करेगा फील्ड में एंड डैम्पर में, ठीक है। अब देखिए, ये तो स्टार्ट हो गया कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, जो आर्मेचर फ्लक्स है वो किस तरह का पाथ लेगा ये आपने देख लिया कि डैम्पर बार्स और फील्ड वाइंडिंग ये दोनों अपने अंदर अपने एरिया में उस आर्मेचर फ्लक्स को इंटर करने नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि इंटर करने तो नहीं देता है, सडन चेंज को अलाउ तो नहीं करता है सडनली, लेकिन कुछ देर बाद उसे अलाउ करता है ना। कितने देर बाद अलाउ करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट सर्किट, दैट पार्टिकुलर कॉइल। यहाँ पे डैम्पर बार्स अपना एक अलग कॉइल है एंड फील्ड वाइंडिंग अलग कॉइल है, और दोनों अभी तत्काल जस्ट आफ्टर शॉर्ट सर्किट फ्लक्स को इंटर करने नहीं दे रहा है। देगा इंटर करने, कब देगा, आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट ऑफ दीज टू सर्किट। समझ गए? तो इसको आप लिख सकते हैं, डैम्पर bars and field winding will allow to enter phi A inside them only after 4 into time constant of particular coil, है ना। उस कॉइल का जो टाइम कांस्टेंट है उसका 4 टाइम्स उतने देर के बाद वो अलाउ कर देता है कि हाँ अब आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आप इंटर कर सकते हैं उस कॉइल में, ठीक है।